शुरू करते हैं आज टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक, तो आपने नाम तो सुना ही है कि बहुत सारे टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मटेरियल्स, या पैरामैग्नेटिक मटेरियल, या फिर फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन इन सब का ओरिजिन, जैसे अगर हम लोग डिस्कस करें, ओरिजिन इसका कहां से हुआ है कि हर चीज, हर मैटर एटम से बना हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो सबका ओरिजिन इधर से ही हुआ है। ठीक है, तो इसका कुछ अरेंजमेंट या ऐसा क्या हो जाता है ना, केमिस्ट्री आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, उस वजह से कुछ सब्सटेंस ऐसे बिहेव करते हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, तो आज उसी की चर्चा करेंगे हम लोग। डिटेल में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और जो भी एटम के अंदर बसे हुए चीजें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनका इंटरेक्शन की वजह से ये सारे बिहेवियर हमको मिलता है। तो ओरिजिन मैग्नेटिज्म का इन मटेरियल, है ना, इन मटेरियल को मैग्नेटिक बनाने के लिए हमको फंडामेंटल लेवल पे इसी की चर्चा करनी है आज। तो अगर मैं बोलूं कि एटम, एवरी सब्सटेंस मेड अप ऑफ, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एंड एटम, अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एग्जांपल ले लें, तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दिस एटम will behave as a magnet, या इसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जस्ट बिकॉज यहां पर सर्कुलर लूप में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होगा। एज इलेक्ट्रॉन इज हैविंग ऑर्बिटल मोशन, इट ऑल्सो कंस्टिट्यूट द करंट, कंस्टिट्यूट करेगा, करंट बनाएगा। अब ये करंट कैरिंग लूप हो गया, करंट कैरिंग लूप है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो हो गई। क्या होता है करंट कैरिंग कंडक्टर का, करंट कैरिंग लूप का, कि अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट क्लॉकवाइज होगा, है ना। करंट क्लॉकवाइज है तो यहां पर a magnetic moment is given by I into A। सही बात है। तो इन करंट कैरिंग लूप देयर इज मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोलते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या दे रहे हैं हम लोग, है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन विल बी, ये साउथ और ये नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डाइपोल जैसा एक्ट कर रहा है ये एटम, ये एज अ behave as a magnetic dipole। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिवली चार्ज क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये सब कब को मिल रहा है, तो अब आपके पास करंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा इसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो, मैग्नेटिक मोमेंट बोल देता हूं मैं सीधा सीधा इसका। तो करंट कैरिंग लूप अगर हमें मिल रहा है तो यहां पर मैं लिखता हूं करंट की वैल्यू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन खुद चार्ज और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज गिवन बाय 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा ऊपर चला गया तो ई ओमेगा बाय 2 पाई, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं क्या, v बाय r, दैट इज लीनियर स्पीड अपॉन दिस डिस्टेंस, दैट इज रेडियस ऑफ द लूप। रेडियस ऑफ द लूप ले सकता हूं मैं r। यहां पर लिखता हूं मैं करंट इन द सर्कुलर लूप इज e v बाय 2 पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। समझ में आ रहा है। देन ये मिटा दूं,
अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज I इंटू ए दिया हुआ है हमें पता है कि I का वैल्यू कितना है EV बाय 2πr इंटू एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दिया हुआ है हमको, तो कितना आ जाएगा, यहां से एक आर उठ गया, पाई पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 ई वी आर। सही बात है। दिस इज द मैग्नेटिक, द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं इसको, ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है, ये स्पेसिफिकली हम लोग हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कितना आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v इंटू आर, ये आपको पता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप आता है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू, एक फैक्टर निकालना है। दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोला जाता है इसको, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। देखते हैं हम। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज हाफ EV बाय आर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा वैल्यू, थोड़ा थ्योरेटिकल है चैप्टर, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसका थोड़ा सा जुगाड़ करके देखूं तो V बाय आर, तो यहां पर मैं E को इधर लेके आता हूं, 2me यहां लिखता हूं, इंटू MEVR, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लीनियर वेलोसिटी इंटू R, दिस इज एंगुलर। So this is angular momentum, ये हो जाएगा V to ME into L, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है, this ratio, this is called as E by 2ME is nothing but this is mass of electron, E थोड़ा बड़ा दिख रहा है ज्यादा, is called as gyromagnetic रेशो। ये थोड़ा सा रटने वाली या फिर थ्योरेटिकल चीज है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे इसके। तो अगर इसकी वैल्यू आप निकालें गायरोमैग्नेटिक रेशो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशो, अगर आपको पूछा गया तो आप वैल्यूज डालो यहाँ पे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और फिर 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो जो भी आंसर आएगा वो कूलम पर केजी में आएगा। ये आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो इज दैट वैल्यू। समझ में आ रहा है। तो ये कभी कभी आपको सीईटी में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेंगे, तो ये सब क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेके जाने की कोशिश करता है, पर हम लोगों को नहीं जाना है उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं ये मिटा देता हूं, तो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमको जो मिल रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग और हैविंग ऑर्बिटल मोशन, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम होता है, और एन एटम, तो एक एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, न्यूक्लियस भी है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व नहीं कर रहा है, खुद रोटेट भी कर रहा है, मतलब स्पिन मोशन भी है उसको। तो यहां पर हम लोग इसको इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम
को हम इंट्रिंसिक मोमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक मोमेंटम भी बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए उसका वैल्यू अभी मायने नहीं रखता क्योंकि बहुत कम होता है, या फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ नहीं जा रहे, पार्टिकल फिजिक्स की तरफ नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको इग्नोर कर देंगे। फिर कुछ स्टडीज ऐसी भी है कि जैसे जैसे सन भी खुद अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और फिर प्लैनेट्स भी गोल घूम रहे हैं और प्लैनेट्स भी रोटेट कर रहे हैं। जैसे अर्थ वाला जो सोलर सिस्टम वाला मॉडल है अपना, उसमें क्या है कि अगर यहां पर सन है तो सन भी खुद थोड़ा सा घूमता है, गैसेस से बना हुआ है। अर्थ क्या है, अर्थ खुद के अराउंड भी, खुद के एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती है और रिवॉल्व भी करती है, ठीक है। तो वैसा ही मॉडल अगर हम लोग इसके लिए यूज करें तो उसमें जो खुद के रोटेशन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो हमको मिलना चाहता है वो निग्लिजिबल है, और जो न्यूक्लियस की वजह से भी थोड़ा बहुत आ सकता है वो भी निग्लिजिबल है मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एन एटम या इन एन एटम इज ऑलवेज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे, ये आप ध्यान में रखिए। बहुत ज्यादा स्टैटिक है ये चैप्टर, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और थोड़ा मतलब ज्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो होप आपको इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये गैर मैग्नेटिक रेशियो शायद सीईटी वीटी के लिए थोड़ा सा अपने काम में आ जाए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक। देखते हैं। सो अब इन दोनों का कुछ रूल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑर्बिटल मोशन ही है। तब यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बहुत सारे एटम्स है जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगी, मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम डिपेंड्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ये बात ध्यान में रखो, सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उस एटम में उसके ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात तो। अब जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी एटम के अंदर, इन एन एटम लिखते हैं, इन एन एटम ऑफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट ऑर्बिट में, अब सारे ऑर्बिट फुल है तो सारे इवन नंबर ही होते हैं, तो फॉर फ्यू मटेरियल्स वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कुछ ऑड नंबर ऑफ मटेरियल्स के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर इवन नंबर, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका इवन हो गया, जैसे यहां पर मैं हीलियम का एग्जांपल लूं तो 1s2 ये फुलफिल्ड है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया इसका, ऐसा लिख देता हूं सीधा, एम नेट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, 0। वही अगर किसी दूसरे के लिए लिखना है, सपोज एग्जांपल ले लेता हूं कुछ मैं, क्लोरीन का ले लेता हूं मैं, ठीक है, बुक्स में ज्यादा कॉमन एग्जांपल दिया जाता है क्लोरीन का, तो कितना होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 17 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p5, ठीक है। ये तो फुलफिल्ड है, ये भी फिल्ड है, तो बचा यहां पे, तो क्या होगा,
अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट दिखाएगा जरूर। तो इवन नंबर या पेयर्ड के लिए मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ सकता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost ऑर्बिट अगर है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट या नेट मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू नॉन जीरो, तो नॉन जीरो आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सारे मटेरियल्स जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता है ना, या किसी का 0 होता है, तो ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट जो खुद से मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाते वैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना। और यहाँ पर जो मटेरियल आपको मिलेंगे मोस्टली जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होता है कुछ ना कुछ, तो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेंगे। समझ में आ रही है चीज? तो ये सारी चीजें आपको अगर समझ में आ रही है तो अभी थोड़ा सा लर्निंग में मजा आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो दिस वाज अबाउट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए और कुछ कर सकते हैं हम लोग कि गायरोमैग्नेटिक रेशो हमने निकाला, गायरोमैग्नेटिक रेशो निकालने के बाद हमने नेट मैग्नेटिक मोमेंट, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लेना। ठीक है, ये हमने किया। तो हमने रिलेशन भी निकाला था उनका कि यार जैसे E अपॉन 2me ये रिलेशन था। तो हमारे लिए जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो गिवन बाय angular momentum for an electron revolving in the orbit is also given by what? Bohr's postulate, है ना? Bohr's postulate से दिया जाता है। Bohr's postulate में हम लोग सेकेंड पोस्टुलेट हमको बोलता है कि जितने नंबर ऑफ इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा डिपेंड्स अपॉन कौन सा ऑर्बिटल है वो h/2π, ऐसा कुछ था, where h is the Planck's constant, है ना, इसकी वैल्यू थी। तो यहां पर अगर हम लोग लिखे इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू E और 2me and h/2π। ठीक है, हमारे लिए पास तो एक ही ऑर्बिट है तो n is equal to 1 हो जाएगा। यहाँ पे n is equal to 1, so we can write magnetic moment for hydrogen is Eh/4πme, that is mass of electron। तो जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट फॉर हाइड्रोजन लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, तो बोर्स मैग्नेटॉन ये नाम पढ़ा है इसको। ये थोड़ा सा हम लोग क्वांटम फिजिक्स की तरफ, मैकेनिक्स बोल रहा था मैं बार बार, फिजिक्स की तरफ पढ़ रहा है, जो कि हमको बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बोर्स मैग्नेटॉन। फिर हम लोगों को पता है कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हर सब्सटेंस का 0 नहीं हो रहा है, तो 0 नहीं हो रहा है तो हम क्या करेगा मटेरियल, तो मैग्नेटिक मटेरियल है तो हर एक मटेरियल का, हर एक एटम का कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। एरो से शो कर रहा हूं मैं कि इन एवरी मटेरियल, अगर मैंने मटेरियल लिया किसी भी, अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लेता हूं या फिर एक छोटा भी टुकड़ा लेता हूं, तो करोड़ों करोड़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और
बहुत सारे एटम, लार्ज नंबर ऑफ एटम से बना हुआ है मटेरियल, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एटम से बना हुआ है, तो वहां पर लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट्स भी होगा। तो यहां पर हर एटम, मतलब एटॉमिक डाइपोल्स होंगे यहाँ पे। इन शॉर्ट जो बात कर रहा हूं मैं, एटॉमिक डाइपोल्स भर भर के है। तो ये सारे एटॉमिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट इज रैंडम। अब मैं ये जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, वो किसी सारे जो वहां के एटम्स होंगे, यहां पर बहुत सारे जो एटम्स होंगे, उनका अलाइनमेंट शायद स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो सकता है। एक ये केस भी हो सकता है कि अलाइनमेंट या मैग्नेट एटॉमिक डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट एटॉमिक डाइपोल का अलाइनमेंट फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम, फॉर, देखो मैं थियोरेटिकल इसलिए लिख के दे रहा हूं ज्यादा, फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कैन बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये हो सकता है, ठीक है। पर सबका एटॉमिक डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होगा, है ना, समझ में आया। इसीलिए जब इनका वेक्टर सम लिया जाएगा, वेक्टर सम हम लोग लेंगे, तब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर दिस मटेरियल will come out to be 0 for few materials, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस के लिए नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर दिस मटेरियल क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन कुछ मटेरियल्स के लिए नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। ऐसे कौन से मटेरियल है, ये नेचुरली जो मैग्नेट मिलते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट अलाइन होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि हमें अगर डाइपोल मोमेंट लेना है तो अगर इंटरनली साउथ नॉर्थ जैसा बिहेव कर रहा है तो इंटरनली उसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ रहेगा फॉर अ मटेरियल। तब मैं ये बोल रहा हूं कि ठीक, ये तो बोर्स मैग्नेटॉन वगैरह आपको समझ में आ गया। तो कुछ मटेरियल के लिए अलाइनमेंट होगा इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, कुछ के लिए नहीं होगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो रैंडम अरेंजमेंट है इसका, इसकी वजह से 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि फॉर फ्यू मटेरियल्स सॉरी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मटेरियल के लिए सारे नहीं पर थोड़े बहुत एटॉमिक डाइपोल्स रीअरेंज हो जाए। रीअरेंज मतलब ऑलरेडी अरेंज रहे, जैसे Fe3O4 दैट इज मैग्नेटाइट ओर में नेचुरली ऑकरिंग अलाइनमेंट देखने को मिलती है, इसीलिए वो थोड़ा सा नेचुरल स्टेट में ही मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। तो सारे मटेरियल्स में ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल उनके जो स्पेसिफिक वॉल्यूम में वॉल्यूमेट्रिक जो एरियाज होंगे वहां पर डाइपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे उस मटेरियल के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, है ना। तो वेक्टर सम उनका 0 आ जाएगा, सिंपल है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालो, है ना, पुश करो इनको कि इनका अलाइनमेंट एक जगह हो जाए। तो व्हाट वी कैन डू फॉर सच मटेरियल, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ये मटेरियल है, इसके आजू बाजू में, जैसे ये मटेरियल है कोई, इसके साइड में हम लोग कोई बार मैग्नेट का अरेंजमेंट कर दें, तो यहां से मैग्नेटिक लाइंस निकलेगी और शायद उनको अलाइन कर दे थोड़ा बहुत। 100% अलाइनमेंट नहीं होता है ना, पर इसकी वजह से इसका इंटरनल अलाइनमेंट सुधर जाएगा। तो अब ये मैग्नेटिक मोमेंट, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, ये नॉन जीरो मिलेगा हमको ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। या सोलेनॉइड में डाल दिया आपने, मतलब ये रैंडम था पहले और फिर आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, इसको सोलेनॉइड में डाल दिया, तो जो मटेरियल उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से अलाइन कर जाएगा डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। सोलेनॉइड में डाल दिया आपने इसको, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉन जीरो होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर ओवरऑल जो टेम्परेचर की वजह से तितर बितर हो गए, इधर उधर निकल गए, है ना, थोड़ा सा टेम्परेचर का भी फैक्टर इसमें कंसिडर करते हैं हम लोग। ज्यादा टेम्परेचर है तो मैग्नेटिक मोमेंट, या हैमरिंग कर रहे हैं हम लोग, देखा था हमने मैग्नेट में कि अगर मैग्नेट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर में ये क्या, तो उसका मैग्नेटिज्म लूज होने लगता है। तो ये इसी वजह से कि ये डाइपोल्स जो है ना, इधर उधर अलाइन हो जाते हैं, इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसका क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट को अगर और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, इसको अगर मैं और ज्यादा नॉर्थ साउथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दूं तो क्या हो जाएगा, ये और अच्छे से अरेंज करेगा, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल सारे अरेंज हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा मैग्नेट बनेगा। तो कुछ मटेरियल ऐसे बिहेव करते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे बिहेव करते हैं, तो इन दोनों के लिए हम लोग, है ना, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर जीरो है तो भी क्या प्रॉब्लम किस वजह से होता है, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर जीरो नहीं है ना, ओवरऑल, तो भी हम लोग इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटाइट में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर मैग्नेटिक मटेरियल का बेसिक इज। अब जो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन को M से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर I से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आप कुछ भी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो। तो मैग्नेटाइजेशन क्या बोल रहा है, जैसे अभी हमने बात की कि इन अ सब्सटेंस, इन अ मटेरियल, ये जो मैग्नेटिक, तो इंक भर लेता हूं पेन में, तो चलिए, अरे हाँ, मैग्नेटाइजेशन की स्पेलिंग गलत हो गई। हम लोग ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन को हम M या I से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी मटेरियल में, किसी भी मैटर में डाइपोल्स होते हैं, जो कि मैग्नेटिक डाइपोल्स, इनका अलाइनमेंट किसी को पता नहीं है कि क्या होगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो भी हो सकता है या नेट मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो भी हो सकता है, मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है, ठीक है, नेचुरल स्टेट में।
जब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है बाहर से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया हमने, जैसे हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया, ऐसे मैग्नेटाइजेशन। तो ये मैग्नेटाइजेशन है क्या? मैग्नेटाइजेशन लोग ये बोलते हैं कि इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम मैग्नेटिक डाइपोल का जो अलाइनमेंट है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये तो हमको पता है, लास्ट टाइम में हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग इसको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आई यूज कर रहे हैं, तो आई यूज करेंगे हम लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज गिवन बाय, तो ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन अ मटेरियल, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन अ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कोई इसमें खास बात इतना कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी एक डायरेक्शन में होगा तो हमको पता चल जाएगा। तो हमें पता है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले सकता है, इसका एरिया में लेंथ ले सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले सकता है, ये लेंथ ले सकता है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो यूनिट क्या आ जाएगा हमारा, एम्पियर मीटर। सो हम लिख सकते हैं यूनिट इज नथिंग बट एम्पियर मीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस। लेकिन अब सपोज ये करो कि इसको मैंने, इस मटेरियल को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है। थोड़ा सा अगर मैंने इस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको पेनिट्रेट कर रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये डाइपोल सारे पूरी तरह नहीं होंगे अरेंज, लेकिन अच्छे खासे अरेंजमेंट हो जाएगी, इनकी अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ये डाइपोल सारे के सारे क्या हो गए, अलाइन होने लगे, है ना। तो इस मटेरियल का खुद का जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है क्या होता है, सारे मैग्नेटिक डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड inside the material increases, ये बात पता है आपको। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है, क्योंकि ऑलरेडी उसका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर था, उसका कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, जितना भी उसका अरेंजमेंट था उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड था, वो थोड़ा बहुत मैग्नेट जैसा बिहेवियर कर रहा था। लेकिन उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो बहुत तगड़ा मैग्नेट बन गया, बहुत अच्छा मैग्नेट बन गया। तो ये जो पैरामीटर है जिसको अप्लाई करने से, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से, है ना, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मैग्नेटाइजिंग बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी
या सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे अपने सहूलियत के लिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी। गिवन बाय एच वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ चुकी है, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ चुकी है इनसाइड द मटेरियल, मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया वो। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी और एक फैक्टर है। कब पिक्चर में आता है? जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि पहले का जो डाइपोल अरेंजमेंट था वो उसका खुद का था, इंटरनल अरेंजमेंट था, वो जो भी है, जैसा मटेरियल का नेचर होगा उस हिसाब से उसका डाइपोल है ना अपने आप को अरेंज कर लेगा, उसी उतना ही उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इन सारी चीजों, ये सारी चीजें लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हम लोग उसको बोल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सॉरी ये मैं डालता हूं पहले। तो जो भी मैग्नेट है या मटेरियल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी रखो, फिर आप सोलेनॉइड में डाल दो इसको, या किसी बार मैग्नेट, आपने देखा है कि सिंगल टच डबल टच मेथड होता है। सिंगल टच डबल टच मेथड में क्या होता है कि सपोज ये कोई मटेरियल है, ठीक है, जो नॉन मैग्नेटिक है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखा रहा है, तो दूसरा मैग्नेट ले जाके उसके ऊपर ऐसे उसका नॉर्थ पोल और इसका उस पर फ्रिक्शन किया जाता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डबल टच मेथड में कैसा होगा कि इसका नॉर्थ पोल लेंगे, इसका एक साउथ पोल लेंगे, इसको इस तरह से क्या करेंगे, इसको इधर फ्रिक्शन करेंगे, इसको इधर फ्रिक्शन करेंगे, तो यहां पे ये भी पोल्स बनने लगते हैं। तो जस्ट बिकॉज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर के डाइपोल मोमेंट के साथ इंटरफेयर कर रही है, तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, ये मुझे बोलना है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सारे के सारे डाइपोल्स अलाइन होने लग रहे हैं, अलाइनमेंट दे रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसकी बढ़ गई है। तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम लोग हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है ना इनसाइड द मटेरियल is more than the applied magnetic field। ये बहुत बार ऑब्जर्व किया है, क्योंकि इनसाइड में क्या है, ऑलरेडी डाइपोल की वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड था, और रीअरेंजमेंट की वजह से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी और बढ़ चुका है, तो हमारे पास ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ गया उसका। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास दो फैक्टर्स हैं जो हमने पढ़ने की कोशिश की है, कि हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड की बात चल रही है ना, मटेरियल डिपेंड्स अपॉन क्या, दो फैक्टर्स की, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो इंटरनल है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से, और एक चीज है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उसकी वजह से। ठीक है, तो इंटरनल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई वेक्टर की वजह से आई लिखता हूं मैं यहाँ पे, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी थी वो
उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग एच लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इट इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ द टू। ये बात आप ध्यान में रखो, इट इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ द टू। और हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहां पर हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट दैट इज म्यू नॉट आई प्लस एच। और म्यू नॉट आई प्लस एच, म्यू नॉट आपको पता है क्या है, इट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम लिखते हैं हम लोग, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो ये परमेबिलिटी क्या कर रहा है हमें, जैसे परमिटिविटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, वैसे परमेबिलिटी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में देखते हैं। परमेबिलिटी के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल के अंदर इसकी एबिलिटी कितनी है कि वो इसको अलाइन कर ले या फिर इसको मैग्नेट बनाए, या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर कितना पेनिट्रेट करके इसको कितना अफेक्ट कर जाए इस मटेरियल को, इसको हम लोग परमेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। प्लीज इसको लिख लो, ये एक रिलेशनशिप है। फिर हम लोग लिखते हैं relation between I vector and H vector। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कि I तो इंटरनल चीज है कि ये डायपोल्स कैसे थे पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसका था किसका नहीं था, है ना। तो ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो अगर नॉन जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड उसमें है इसके अंदर। तो ये वाला फैक्टर तो टोटली इंटरनल चीजों पर डिपेंड करता है, और ये वाला फैक्टर तो हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए, है ना, या फिर इसको सोलेनॉइड पे रख दे तब ये वर्क करता है। लेकिन अब मुझे बताओ कि ये तो डायपोल के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है ना। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई वेक्टर, ये इसकी वैल्यू मतलब आई वेक्टर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आया। और ज्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड आया तो और अच्छे से अरेंज होगा, मतलब आई इंटरनली डायपोल मोमेंट उसका चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेनेवर I increases, it depends upon external magnetic field also। ये जो मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी है H, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो डायपोल भी अपने आप अरेंज हो जाएंगे, तो ये भी बढ़ेगा। तो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इनके बीच का ये रिलेशन है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ये अफेक्ट करता है, वो फैक्टर है मटेरियल। कि हर मटेरियल, मतलब अगर मैं इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं तो शायद ये कम मैग्नेट जैसा दिखाई दे, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे मटेरियल को रखूं, सपोज मैंने इसको रख दिया एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये बहुत अच्छा मैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि हर मटेरियल का अपना अपना नेचर होता है। So that value is nothing but chi। क्या बोलेंगे इसको? chi, that is magnetic susceptibility। क्या बोलेंगे इसको? magnetic susceptibility।
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? मैग्नेटिक कितना ससेप्टिबल है, मतलब अगर कोई डस्ट में गया तो उसको एलर्जी हो जाता है, क्यों? इट इज दैट पर्सन इज वेरी ससेप्टिबल टू द एनवायरमेंट, डस्ट एनवायरमेंट उसको ससेप्टिबल है, मतलब वो जल्दी अफेक्ट हो जाएगा उससे। तो दिस सिंबल इज, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? काय। क्या बोलेंगे इसको? काय। बहुत लोग इसको जीटा वीटा भी बोलते हैं, लेकिन वो जीटा नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं इसको काय है। काय है, जैसे इसको बोलते हैं ना, ये क्या है? फाय, फाय है ना, ये क्या है? ऐसा कुछ होता है, साय, तो ये है काय। ची नहीं, ये चाहे ची, काय, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा और फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसा कुछ ग्रीक अल्फाबेट है, ऐसे ग्रीक अल्फाबेट 24 अल्फाबेट होता है ग्रीक में, थीटा अल्फा बीटा गामा, ये तो आपको पता है। उसमें से ये है काय। कुछ भी ले सकते थे हम लोगों ने, लेकिन ये फेमस वाला है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबल मतलब हर मटेरियल कितना ससेप्टेबल है। तो सपोज मैंने सेम मैग्नेटिक फील्ड किसी एक मटेरियल को दी, तो वो उसका डाइपोल कम अरेंज होगा, लेकिन दूसरे मटेरियल को दी तो मैग्नेटिक फील्ड वो ज्यादा दिखाएगा, ज्यादा अरेंज हो जाएंगे उसका डाइपोल। तो कितना ससेप्टेबल है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों जो रिलेशनशिप है ना, कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लोग लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे, और फिर हमको रिलेटिव परमेबिलिटी, परमिटिविटी, परमेबिलिटी के बीच का भी रिलेशन एक निकालना है। प्लीज इसको लिखो, ठीक है। पॉज कर लेना, लिख लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये एक रखता हूं यहां पे, ठीक है। तो अब अपने पास है कि ये जो टोटल इनसाइड द मटेरियल, जो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड थी, वो म्यू नॉट आई प्लस एच इस पर डिपेंड कर रही थी। तो अब आई की वैल्यू से हम लिखते हैं म्यू नॉट एच प्लस क्या? काय एच। ये हो जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस, कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, म्यू एच 1 प्लस काय, ठीक है। तो ये अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट योर नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये एक रिलेशनशिप हमको मिलता है। फिर इसमें हम लोगों को आदत है, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल्स इधर उधर डिफरेंट बनाने हैं, रिलेशनशिप बनाना है, तो रिलेशनशिप बनाने के लिए हम लोग कुछ रीअरेंजमेंट करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि यार देखो, कि अगर हमारे पास मटेरियल ही नहीं होता, कोई ऐसा बार मैग्नेट है जहां से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मटेरियल ऐसा होता था, और अभी मटेरियल हम लोग नहीं रखेंगे, वैक्यूम रखेंगे, नो मटेरियल, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सटर्नल फील्ड से वैक्यूम में जा रही है, ठीक है। वैक्यूम में जा रही है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वहां पर क्या होने वाला है ना, उसमें मटेरियल है, तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे ही डिपेंड करता है, जो भी आएगा उस एरिया में, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उस एरिया में जो भी आएगा उसको देखेंगे बाद में, ठीक है ना। तो आपके पास जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड है अभी वैक्यूम में, इसको म्यू नॉट बी नॉट से दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू
ये है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट एच। ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे नॉर्थ साउथ पोल दिया है जहां पर कुछ मटेरियल रखा है आपने एज यूजुअल, तो इसके डाइपोल अरेंज हो जाएंगे, जितने अरेंज होने उतने अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हम डायरेक्टली ये लिखते हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड हुआ इस मटेरियल में, जनरलाइज लिख रहा हूं, इसके साथ कोई संबंध नहीं इसका, ठीक है, अभी के लिए, कि जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड आया दैट डिपेंड्स अपॉन म्यू एम इंटू एच। ये हमारा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूं मैं इसको। तो अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, ठीक है, किसी भी मटेरियल में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द मटेरियल ड्यू टू द परमेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, ये परमेबिलिटी क्या था, ऑफ फ्री स्पेस, ये परमेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, मतलब मैंने क्या किया, इस मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड घुसा दी, तो अब ये मटेरियल का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा ना इसका इनसाइड। अब अच्छा बड़ा अच्छा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा या कम मैग्नेटिक फील्ड, जो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंपेयर मुझे करना है। तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा, ये इंडिपेंडेंट चीज बोल रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर थोड़ा सा जुगाड़ वाला चीज है ये। तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा हम इसको इस से कंपेयर अगर करें तो वी नो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड हुआ वही नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी, दैट इज म्यू एम मैग्नेटिक permeability of that particular material into h, मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी h। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मुझे क्या रिलेशनशिप मिलेगा, यहाँ पे मुझे क्या रिलेशनशिप मिल रहा है, दिस कम्स आउट टू बी म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काय। समझ में आ रहा है, ये अरेंजमेंट मिलेगा मुझे। अब ये अरेंजमेंट अगर मुझे मिल रहा है, ये रिलेशनशिप मिल रहा है, तो मुझे ये पता है कि ये परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा है ना, वो हम निकाल सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ये मैंने डायरेक्टली लिखा है किसी भी मटेरियल के लिए, कोई भी मटेरियल है जिसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लिखा तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो तो ये सारी चीजें हमारे पास एक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल है म्यू एम, किसी भी मटेरियल का हो सकता है, परमेबिलिटी लिखता हूं मैं, और एक परमेबिलिटी ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, वैक्यूम लिखता हूं, दैट इज म्यू नॉट, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, परमेबिलिटी ऑफ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, म्यू, अभी हमें पता है कि रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर भी निकालना पड़ेगा, हर चीज में हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालते थे। रिलेटिव डेंसिटी क्या था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये एक इंडेक्स है ना कि वाटर के कंपैरिजन में कौन सी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है बताओ, 1 से नीचे है तो पानी से कम डेंस है, नहीं तो पानी से ज्यादा डेंस है, हर जगह हम लोग ऐसा करते हैं। तो रिलेटिव परमेबिलिटी भी क्या होगा, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल अपॉन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में जो भी परमेबिलिटी है वहां पे मटेरियल
उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे दोनों को, हमें रिलेटिव परमेबिलिटी मिल जाएगा। तो अब अगर हमें ये मिल चुका है तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं यहां पर भी कि म्यू एम को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट। ठीक, ये रिलेशनशिप है, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा म्यू आर म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काय। ये आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू आर दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस काय दैट इज ससेप्टिबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी हम लोग रिलेशनशिप निकाल रहे हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये रिलेशनशिप अगर आपको मिल गया, तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि कितना रट्टा मारोगे ना, कितना अगर ये याद रख सकते हो तो इससे फिर आप सारे रिलेशन निकाल सकते हो। मुझे तो लगता है बस ये थोड़ा सा याद रखो, बाकी सारी चीजें, और ये एक जनरलाइज फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं कि किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको इससे कंपैरिजन कर देंगे तो आपको ससेप्टिबिलिटी प्लस परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम दोनों के साथ रिलेशन मिल जाएगा। प्लीज ये करो आप लोग, तो आपको समझ में आएगा। ठीक, तो एक आधी न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा चैन पड़े। ठीक है, ये लिख लो यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें बुक में, अपने स्टेट बोर्ड की किताब से लिया था मैंने एक क्वेश्चन। स्टेट बोर्ड की बुक जो नया सिलेबस है उसमें एक क्वेश्चन दिया था, वो लेता हूं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिख लेना आप लोग प्लीज, मैं मिटा रहा हूं, इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया गया है रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, पेज नंबर, किसी को रेफरेंस लेना है तो 246 पे दिया हुआ है। ठीक है, स्टेट बोर्ड की किताब में, रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेटा दिया गया हमको, इज लोकेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड है इसके अराउंड, सॉरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब H वेक्टर, दैट इज H दिया हुआ है हमें 4000 एम्पियर पर मीटर। देखो मैं I और H का यूनिट दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है, एक एक्सटर्नल की बात कर रहा है, एक इंटरनल की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो H की वैल्यू दी गई है हमको, देन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड, फाई की वैल्यू दी गई है हमको 25 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पहला रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, दूसरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काय, और तीसरा है मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड। मैग्नेटाइजेशन मतलब हम लोग आई की वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा समय देता हूं मैं, आप लोग ट्राई करो इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ, मैं इसको आराम से कर दूंगा आप लोगों को, आप पॉज करके कर देना, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखो यहाँ पे जैसे हमें क्या क्या जरूरत है म्यू आर निकालने के लिए, म्यू आर निकालने के लिए हमें क्या जरूरत है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, हम इसमें से क्या यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं पता हमको, तो हमारे पास फाई है तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इससे, और फिर एच है हमारे पास तो उससे हम आई निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करो जिससे आपको डायरेक्टली आई मिल जाए। तो वी कैन डायरेक्टली राइट फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एरिया, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा Q फाई बाय ए, ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁶ एंड एरिया वेक्टर एरिया हो जाएगा अपना 0.25 इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा 1 टेस्ला, ठीक है, तो ये वैल्यू निकल गई है हमारी। फिर दूसरी बात हमको h दिया हुआ है, म्यू नॉट की वैल्यू हमको पता है, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, कांस्टेंट। तो इस अरेंजमेंट से आप इजीली निकाल सकते हैं, या फिर ये अरेंजमेंट निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। चलो ये यूज करते हैं हम, ये यूज करेंगे तो आ जाएगा, क्या होगा अगर मैं इसको निकालूं, ये हो जाएगा बी नेट दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आई है हमारी 1 म्यू नॉट 1 प्लस काय एच, तो ये हो जाएगा, ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो 1 प्लस काय इज इक्वल टू बी नेट अपॉन म्यू एच, ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू एच की वैल्यू कितनी है 4000, इसको मैं लिखता हूं 1 प्लस काय, ये हो जाएगा 4 इंटू 22, ऊपर 7 चला जाएगा इंटू 4000, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये क्या आ जाएगा 10⁻⁷। इसको आप सॉल्व करो, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है क्या होता है हमारा म्यू, तो पहले एक आंसर आ गया इसमें से, तो ये एक आंसर आ जाएगा यहां से, इसको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये आप सॉल्व करो, फिर जो भी आंसर आएगा वो म्यू आर का आंसर है, दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी, उसमें से -1 कर देंगे तो आपको बी भी आ जाएगा, तो ये आंसर आने के बाद बी आंसर तो इजीली आ जाएगा, ठीक है, -1 करना है बस, ठीक है, एंड फॉर दिस व्हाट वी कैन डू, ए और बी कैसे आगे आपको समझ गया होगा, बी कैसे आएगा, सी कैसे आएगा, दैट इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो I इज इक्वल टू म्यू I प्लस एच, ये भी कर सकते हैं आप लोग सीधा सीधा, या फिर I इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी H, ये भी कर सकते हैं आप, जो भी वैल्यू आएगी इनटू मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे आपका सी भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए भी आप ये कर सकते हो, तो जो भी काय ससेप्टिबिलिटी तो यूज करेंगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगी, तो तीनों इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। प्लीज आपको ये जो वैल्यू दी गई इसको देखो, और कुछ भी डाउट्स है तो भेजना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखेंगे, और इसके पीछे का रीजन है, तो हम लोगों ने आज ये पढ़ा कि मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक मटेरियल कैसे होता है, ठीक है, तो ये इसका डिस्कशन था, प्लीज आप इसको कंटिन्यू करें, थैंक यू सो मच।